चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। शाम ढलती है और बहुत सी जगहों पर गिलासों के टकराने की आवाजें बिल्कुल आम हो जाती हैं, है ना? कुछ लोग इसे दिन भर की थकान और मन का दर्द मिटाने का अचूक नुस्खा मानते हैं, तो कुछ इसे सीधे भगवान का प्रसाद तक कह देते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी शराब की असली कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। क्या ये वाकई कोई दिव्य वरदान है या फिर एक खामोश कातिल जो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है? तथ्य और स्रोत आज हमें इतिहास से लेकर विज्ञान तक के एक बहुत ही शानदार सफर पे ले जाने वाले हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या शराब सच में कोई ऐसा अमृत है जो जीवन में रंग भर देता है और राहत देता है, या फिर ये वो जहर है जो जिंदगी के सारे रंग ही छीन लेता है? सदियों से इंसान इसी कश्मकश में फंसा हुआ है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इतिहास, धर्म और विज्ञान की गहराई में चलते हैं। भाग 1, पौराणिक और धार्मिक जड़ें। इन आधुनिक बार और पब के बनने से बहुत पहले हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने नशे को किस नजरिए से देखा था, आइए जानते हैं। अगर हम पुराणों में दर्ज समुद्र मंथन की बात करें ना, तो वहां एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ मंथन से देवताओं को अमृत मिला, जो चेतना, संयम और पूरी तरह से जागरूकता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ असुरों को मिली मदिरा, जो पूरी तरह से भ्रम, वासना और सिर्फ इंद्रिय सुख का प्रतीक है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये असल में एक बहुत गहरा संकेत था कि चेतना का मार्ग और सिर्फ भोग विलास का मार्ग, ये दोनों कैसे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब अगर हम दुनिया के प्रमुख धर्मों की ओर देखें तो हमारे पास इसके बिल्कुल सीधे और निष्पक्ष तथ्य मौजूद हैं। ईसाई धर्म में इसे होली कम्युनियन के दौरान प्रभु के बलिदान के एक पवित्र प्रतीक के रूप में देखा गया है। वहीं अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान के सूरे अल माइदा में नियम बिल्कुल साफ हैं, ये पूरी तरह से हराम या निषिद्ध है। और हिंदू धर्म में खैर वहाँ भी दो अलग अलग पहलू हैं। जहाँ तांत्रिक साधनाओं में इसका एक प्रतीक के तौर पर उपयोग दिखता है, वहीं मनुस्मृति और भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शराब पीने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो पूरे इतिहास में पवित्रता और पाप के बीच लगातार झूलती रही है। हर दौर में, हर सभ्यता में इंसान ने किसी न किसी रूप में शराब को अपने आसपास ही रखा है। लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या इंसान वाकई में शराब को पीता है या वो बस अपने अंदर के डर और दुखों से भागने के लिए इस भ्रम को गले लगा लेता है? ये एक ऐसा विचार है ना जो हमें इतिहास की किताबों से निकालकर सीधे मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ ले जाता है। भाग 2, नशे का न्यूरोसाइंस। तो चलिए अब सीधे दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां असल में क्या चल रहा होता है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि शराब पी लो, सारे गम भूल जाओगे। लेकिन विज्ञान इस मिथक के पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही वो जगह है जहां हमारे दुख, दर्द और विचार प्रोसेस होते हैं। न्यूरोसाइंस हमें एकदम साफ साफ बताता है कि शराब असल में किसी दुख को मिटाती नहीं है, बल्कि ये तो बस इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ देर के लिए शट डाउन कर देती है, जी हाँ, बंद कर देती है। ये सिर्फ एक केमिकल का पर्दा है जो सच्चाई को थोड़ी देर के लिए ढक देता है। ये कोई असली समाधान बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो शराब हमारे दिमाग को बहुत ही शातिर तरीके से धोखा दे रही होती है। जो इथेनॉल शरीर में जाता है वो सीधे मस्तिष्क के दो अहम रसायनों गाबा और डोपामीन पर हमला करता है। आप इन्हें एक धोखेबाज जोड़ी कह सकते हैं। होता क्या है कि गाबा एक झूठी शांति का एहसास पैदा करता है, आपको लगने लगता है कि सब कुछ एकदम बढ़िया है, और दूसरी तरफ डोपामिन आपको एक नकली खुशी का सिग्नल देता है। यह पूरा का पूरा एक ऐसा मायाजाल है जो दिमाग की नेचुरल वायरिंग को ही हाईजैक कर लेता है, और इसी वजह से इंसान बार बार उसी नकली खुशी और शांति की तलब में फंसता चला जाता है। अगर हम शरीर के अंदर इस एक ड्रिंक के धोखेबाज सफर को देखें तो ये ठीक 3 चरणों में काम करता है। पहला, गैबा के जरिए मिलने वाली झूठी राहत। दूसरा कदम है डोपामाइन का वो यूफोरिया यानी वो नकली खुशी वाला एहसास। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बंद होने से होने वाला कॉग्निटिव शटडाउन। इसका मतलब है कि जो सफर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान से शुरू होता है ना, वो बहुत ही तेजी से शरीर से नियंत्रण खोने, जुबान के लड़खड़ाने और याददाश्त के एकदम सुन्न हो जाने पर खत्म होता है। भाग 3, कठोर जैविक वास्तविकता। अब ये समझना जरूरी है कि समय के साथ ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमारे शरीर से क्या कीमत वसूलती है। आपने भी अक्सर पार्टियों में लोगों को ये कहते सुना होगा कि अरे थोड़ी सी पीने में क्या बुराई है, दिल के लिए एक ग्लास रेड वाइन तो अच्छी होती है ना? लेकिन यहां इस बहुत बड़े मिथक को तोड़ना निहायत जरूरी है। आधुनिक विज्ञान ने अब डंके की चोट पर यह साबित कर दिया है कि शराब पीने की कोई भी सुरक्षित सीमा या सेफ लिमिट होती ही नहीं है।
यहां तक कि एक बहुत ही छोटी सी मात्रा भी शरीर के अंदर किसी बड़े और जानलेवा नुकसान का दरवाजा खोल सकती है। 26 लाख। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बिल्कुल ठोस आंकड़े बताते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में शराब की वजह से 26 लाख लोगों की जान चली जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और बेहद खौफनाक सच्चाई है जो ठीक हमारी आंखों के सामने घट रही है। इस बात को ऐसे समझिए, दुनिया की 3 सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारियां टीबी, HIV और डायबिटीज, अगर हम इन तीनों से होने वाली मौतों को एक साथ मिला भी देना तो भी शराब अकेली इन सबसे कहीं ज्यादा लोगों की जान ले रही है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। और इसमें सबसे डरावने वाली बात क्या है पता है? इस पूरी चीज को इतना ज्यादा नॉर्मल बना दिया गया है कि कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। और हाँ, जब भी शराब के नुकसान की बात आती है तो हम सीधे लिवर के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इसके जो छिपे हुए नुकसान हैं वो कहीं ज्यादा भयानक हैं। ये दिमाग को सिकोड़ देती है, गंभीर मेमोरी लॉस यानी याददाश्त खोने का कारण बनती है और दिल की धड़कन की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। एक और जरूरी बात, महिलाओं का शरीर शराब को बहुत धीमी गति से प्रोसेस करता है, जिससे इसका असर उन पर और भी ज्यादा गहरा होता है। और कुछ लोगों के जेनेटिक्स तो ऐसे होते हैं कि उनके लिए शराब का एक सिंगल ड्रिंक भी किसी तेज जहर से कम साबित नहीं होता। भाग 4, समाज और इसका प्रभाव। क्योंकि देखिए, ये केमिकल सिर्फ उसे पीने वाले इंसान तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पानी में उठने वाली लहरों की तरह सब तरफ फैलता है। अगर हम भारत की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 16 करोड़। वर्ष 2024 तक आते आते सिर्फ भारत के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से शराब पी रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, इतनी विशाल संख्या किसी भी देश की व्यवस्था और उसके पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी बड़ी और गंभीर चुनौती है। हम लोग इस वक्त एक बहुत बड़े और बहुत तेजी से बदल रहे सामाजिक दौर से गुजर रहे हैं। आज भारत में हर 5वां पुरुष ड्रिंक करता है और सिर्फ पिछले 7 सालों का ही आंकड़ा उठाकर देख लें तो इसकी खपत में लगभग 38% का भारी उछाल आया है। पार्टियों से लेकर फिल्मों तक और फिर सोशल मीडिया तक शराब पीने को अब एक कूल कल्चर के नाम पर बिल्कुल आम बात बना दिया गया है। लेकिन रुकिए, इस कूल कल्चर की सबसे भारी कीमत आखिर चुकाता कौन है? वो हैं इसके सेकेंडरी विक्टिम्स यानी द्वितीयक पीड़ित। परिवारों के लिए वो गहरा भावनात्मक और आर्थिक संकट, बच्चों के मन में गहरे तक बैठ जाने वाला वो बचपन का डर, रोज होने वाली वो घातक सड़क दुर्घटनाएं, और एक सबसे खौफनाक आंकड़ा बताऊं, 40% घरेलू हिंसा की जो मूल जड़ है ना, वो यही शराब है। एक इंसान के हाथ में पकड़ा गया वो एक ग्लास अक्सर पूरी की पूरी पीढ़ियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देता है। हम लोग सामाजिक रूप से किस कदर सम्मोहित हो चुके हैं, ये बात इस एक विचार से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ऐसा सामाजिक सम्मोहन जो जश्न को सीधे बर्बादी के दरवाजे से ले जाकर जोड़ देता है। किसी की शादी हो, कोई बड़ी कामयाबी हाथ लगी हो या फिर कोई बहुत गहरा गम हो, आज के हमारे इस आधुनिक समाज को जैसे ये सिखा ही दिया गया है कि अपनी हर भावना को जताने के लिए एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो असल में बस आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। भाग 5, अंतिम निष्कर्ष। तो चलिए अब इन सभी कड़ियां को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी समस्या का असली समाधान आखिर है क्या। तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में कानूनी प्रतिबंध या बैन जरूर लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ बैन लगाने से अक्सर एक काला बाजार पनपने लगता है। अगर हमें कोई सच्चा समाधान चाहिए तो उसके लिए शिक्षा, शुरुआती स्तर पर जागरूकता और समाज के एक बड़े समर्थन की बहुत सख्त जरूरत है। हमें सिर्फ कागजों पर नीतियां लागू नहीं करनी है, हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, स्कूलों से ही जागरूकता फैलानी होगी, और जो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं उनके लिए सही परामर्श और तकनीक का सहारा लेना होगा। अब देखिए कि ये पूरी बात घूम फिरकर हमारे प्राचीन दर्शन से कैसे जुड़ जाती है। भगवद गीता साफ शब्दों में कहती है कि दुख को समझो, उसे पार करो, उससे भागो मत। शराब तो केवल एक तामसिक माया है। ये बात हमें वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। सच्ची राहत जीवन के दर्द से आंखें मिलाने और उसका बहादुरी से सामना करने में है, ना कि किसी केमिकल के जरिए उसे कुछ पलों के लिए धुंधला कर देने में। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर हम सभी को बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या पीने वाला इस रसायन पर जीत हासिल करता है या फिर ये रसायन धीरे धीरे उस पीने वाले पर अपनी जीत हासिल कर लेता है?
इस आधुनिक कल्चर की चकाचौंध के बीच अब समय आ गया है कि हम शराब की उस एक बूंद की असली कीमत पर ठहरकर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सामने आई सच्चाई हमें एक नई और स्पष्ट सोच की ओर जरूर ले जाएगी।